हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2023 के लिए हम सेशन कर रहे हैं और इन सेशन में हम जो है यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि कोई नहीं फ्री में कराता है। तो हमारा सिर्फ ध्येय यही है कि कॉन्सेप्ट सभी के पास पहुँचे, इसलिए। और यह जो बुक है ये एस पांडे सर की बुक है, जो कि सबसे अच्छी बुक हमारे हिसाब से देखी जा सकती है, खास करके नेट और यूपीएससी के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में, जिनमें मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, शक्ति एवं सत्ता, नौकरशाही, इन सब अवधारणाओं का विवेचन मैक्स वेबर से संबंधित सिद्धांत के रूप में करेंगे। तो आइए देखते हैं आज। तो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जनकों में से एक माना जाता है। इनका जो जन्म था वह 1864 में जर्मनी में उस समय हुआ था, जिस समय जर्मनी में एक और ऐतिहासिक पद्धति पर जोर दिया जा रहा था, दूसरी ओर आदर्शवादी विचारधारा के काफ़ी जोर दिया जा रहा था। जेटलिन का कहना है कि जर्मनी में मार्क्सवाद पूरी तरह से छाया हुआ था और मार्क्सवादियों के साथ गहन एवं विस्तृत बातचीत करते करते मैक्स वेबर अर्थशास्त्री से समाजशास्त्री बन गए। अर्थात मैक्स वेबर का पहले जो थे अर्थशास्त्री थे, लेकिन उन्होंने मार्क्सवादियों के साथ साथ बातचीत करते करते समाजशास्त्री बन गए। इसके अलावा मैक्स वेबर उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक पृथक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया, अर्थात इन्होंने एक अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया था और पद्धति। मैक्स वेबर के अनुसार इन्हें जो पद्धति बताया, इन्होंने व्याख्यात्मक पद्धति बताया, इसलिए इन्हें व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता भी माना जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक मानदंड को बनाए रखना संभव है, पर यह तभी हो सकता है जब हम समाजशास्त्री अध्ययनों में सभी तरह की घटनाओं का अध्ययन न करके केवल मानवीय संबंधों एवं मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन करें। तो इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि हम समाजशास्त्र को वैज्ञानिक तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सभी घटनाओं का अध्ययन न करके केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए जो मानवीय संबंधों एवं मानव क्रियाओं से संबंधित है। इस संदर्भ में समाजशास्त्र को नए सिरे से परिभाषित करके इसकी अध्ययन पद्धति को स्पष्ट किया है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध इस तरह कराने का प्रयास करता है जिससे सामाजिक क्रियाओं संबंधी गतिविधियों एवं परिणामों के कारण संबंधी विवेचना तक पहुंचा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या करके इस तरह से व्याख्या किया जा सकता है कि उसके संबंधी जो गतिविधि है, क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है, उन तक हमें पहुंचा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट कहा जा सकता है, क्रिया को तभी समझा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के आधार पर पता लगाया जा सकता है। तो इन्होंने क्रिया को तभी समझा जा सकता है कि जिस अनुसार व्यक्ति क्रिया कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी उसी अनुसार कर्ता का जो है व्यक्तिनिष्ठ है, न कि उस व्यक्ति के पर्सनल संदर्भ में क्या किस तरह की क्रिया, किस सिचुएशन में वह क्रिया कर रहा है, उस आधार पर ही समझा जा सकता है। अर्थात व्यक्ति को उसी के परिप्रेक्ष्य और उसी के संदर्भ में घटनाओं का या क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इन्होंने कहा अगर किसी की क्रिया के किसी घटना का अध्ययन करना है तो वहाँ पे उसको स्वयं को अपने आप को जो है अध्ययन शास्त्री को स्वयं को अपनी जगह उस घटना के जगह रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। स्पष्टता है कि सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के अध्ययन का मूल विषय वस्तु माना और इसे समझने के लिए स्वयं कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ को जानने पर बल दिया। स्वयं कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ पर जानने का बल दिया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बात करते हैं कि अगर कोई करता है, उसके पीछे घटना कर रहा है, तो उस घटना को किस अर्थ में वह कर रहा है उसे जानना जरूरी है, तभी हम घटना की वास्तविकता या यथार्थता के बारे में जान सकेंगे। आगे इन्होंने पहली अवधारणा आ गई इनकी सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन।
तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत किया और कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयास करता है। सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हुए वेबर कहते हैं कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब उस क्रिया करने वाले व्यक्ति अर्थात कर्ता द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ स्वयं कर्ता के अर्थ के अनुसार उसकी क्रिया दूसरे व्यक्तियों एवं समाज की मनोवृत्तियों एवं क्रियाओं द्वारा प्रभावित हो और इसी दौरान उसी ओर उन्मुख हो, अर्थात किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया होने के लिए आवश्यक है। इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी मानेंगे जिससे कि जो व्यक्ति स्वयं में अर्थ लगाता है वही उसी संदर्भ में वह भी व्यक्ति उस क्रिया को समझे, अर्थात उसी के संदर्भ में वह व्यक्ति प्रभावित हो। जब तक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं तब तक हम किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानेंगे। इन्होंने सामाजिक क्रिया के निर्धारण के लिए प्रमुख तथ्य की बात की। पहला कि निर्धारणकर्ता व्यक्ति परक अर्थ के अनुसार हो, अर्थात संदर्भ उसका वही हो जो व्यक्ति चाहता हो, उद्देश्य पूर्ण हो और समाज से संबंधित अर्थात समाज से प्रभावित हो, अर्थात समाज को प्रभावित करता हो या वह समाज से प्रभावित होकर वह क्रियाएं करता हो। इन्होंने किसी क्रिया समाज के संबंध में सामाजिक क्रिया को स्पष्टीकरण हेतु वेबर ने 4 कसौटियों पर चर्चा की है। पहला वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत भविष्य या वर्तमान के व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है, जैसे किसी के पर पूर्व की दुश्मनी का बदला लेने हेतु आक्रमण करना या व्यक्ति के भूत को दिखाता है या प्रभावित करता है, या भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु तैयारी करना भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होता है, तो यह सामाजिक क्रियाएं कहलाएंगी। दूसरा, अकेले में की गई क्रिया किसी जड़ वस्तु द्वारा प्रभावित सामाजिक क्रिया नहीं है। तो इन्होंने अकेले में की गई क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना है। इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है तो वह क्रिया नहीं कही जाएगी। इसके विपरीत पार्सन्स ने इनकी आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि क्रिया के लिए उत्प्रेरक आवश्यक है। इन्होंने कहा बल्कि वेबर कहते हैं सामाजिक क्रिया के लिए क्रिया को सामाजिक परिवेश में गठित होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति के सामने अकेले खड़े होकर पूजा कर रहा है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति उससे पूजा करवा रहा हो तो यह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इन्होंने अर्थात कहा कोई व्यक्ति अकेले मूर्ति को हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है तो वह नहीं क्रिया नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई पंडित है और वह व्यक्ति के साथ व्यक्ति को आदेशित करके क्रिया या पूजा करवा रहा है तो वह सामाजिक क्रिया कही जाएगी। तीसरा, इन्होंने बताया कि संपर्क मात्र एक सामाजिक क्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रिया में अंतःक्रिया का संचार होना आवश्यक है। वेबर कहते हैं केवल संपर्क मात्र से सामाजिक क्रिया नहीं कही जाती या संपर्क हो जाने से कोई सामाजिक क्रिया नहीं होगी, बल्कि क्रिया के लिए अंतःक्रिया पारस्परिक आदान प्रदान होना आवश्यक है। इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर एक बस में एक ही सीट पर बैठे 2 व्यक्ति किसी कारणवश टकरा जाएं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, परंतु वे टकराने के बाद मारपीट करने लगे तो यह सामाजिक क्रिया कही जा सकती है। तो जैसे कि खास करके एक उदाहरण पूछा जाता है साइकिल सवार वाला कि 2 साइकिल सवार आपस में टकरा जाते हैं और बिना कुछ बोले चले जाते हैं तो वह क्रिया होगी या नहीं होगी, तो वहाँ पर क्रिया नहीं होगी। इसी उदाहरण को लेते हुए कि अगर प्रश्न आया हुआ था कि 2 साइकिल सवार आपस में टकराते हैं और घुसेबाजी करने लगते हैं तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा, तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला, इन्होंने कहा अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रियाएं या अनुकरण मात्र तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती जब तक कि उनकी क्रियाओं के बीच अर्थपूर्ण संबंध न हो। तो इन्होंने कहा कि अनेक व्यक्ति एक जैसी क्रियाएं तो करते हैं, जैसे खाना खाना सभी खाना खाते हैं, तो इन्होंने कहा वह एक सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। उसके लिए इन्होंने कहा उसके पीछे कुछ अर्थपूर्ण होना चाहिए, उससे समाज जुड़ा होना चाहिए, अर्थात उससे कोई ना कोई प्रभावित हो, तभी जो है सोशल क्रिया कही जाएगी या सामाजिक क्रिया कही जाएगी। वर्षा होने पर बहुत
से लोगों द्वारा एक साथ छाता खोलना क्रिया वर्षा से प्रभावित है, न कि एक दूसरे की क्रियाओं से। अतः यह सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। अतः वेबर ने स्पष्ट करते हुए यह कहा कि किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए तर्कपूर्ण होना आवश्यक है, सामाजिक परिवेश में घटित होना आवश्यक है, संचार पूर्ण होना चाहिए, अर्थात अंतःक्रिया बराबर होनी चाहिए। तो हम जो है सामाजिक क्रिया के लिए यह जो है मुख्य तथ्य है कि तर्कपूर्ण होना चाहिए, सामाजिक परिवेश में घटित होना चाहिए, अच्छा समाज से संबंधित होना चाहिए और संचार पूर्ण होना चाहिए। इसमें से किसी एक की कमी होने पर उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। वेबर के अनुसार यहाँ वेबर ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है और यही उस क्रिया का कारण है जिसका पता लगाने का प्रयास समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। वेबर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक घटना या समाज में घटित होने वाली कोई भी क्रियाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होती हैं और उन कारणों को घटने के लिए कोई न कोई प्रेरणा तथ्य होते हैं जिनका पता लगाने का कार्य समाजशास्त्र करता है। वेबर ने सामाजिक क्रिया और उसके स्वरूप के दशा में 4 प्रकार के सामाजिक क्रियाओं की चर्चा की है। वह है लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रियाएं, मूल्य उन्मुख तार्किक क्रियाएं, भावनात्मक क्रियाएं और परंपरागत क्रियाएं। तो यह 4 प्रकार की क्रियाएं बात करते हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रियाएं, मूल्य उन्मुख तार्किक क्रियाएं, भावनात्मक क्रियाएं और परंपरागत क्रियाएं। तो वेबर के अनुसार लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रियाएं वह क्रिया है जहां कर्ता अपने लक्ष्य का निर्धारण तथा उससे प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थागत साधनों का चुनाव अपनी क्षमताओं और विवेक के आधार पर करता है। जैसे कोई एक व्यक्ति धनी बनने के लिए व्यवसाय करता है तो यह लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया है, परंतु जब वह इसके लिए डकैती करता है तब वह एक क्रिया तार्किक नहीं है, क्योंकि धनी बनने के लिए जिन साधनों को अपनाया जाना है वह समाज को स्वीकार नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति आईएएस या एग्ज़ाम पास होता है तो पढ़कर अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देकर पास होता है तो उसे लक्ष्य उन्मुख क्रिया कहेंगे। अगर वही व्यक्ति उसी क्रिया को अर्थात एग्ज़ाम को पास करने के लिए चीटिंग करता है या पैसे देकर पास करता है अर्थात अन्य अनैतिक क्रियाएं अपनाता है तो वह लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। आगे कहते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया में कर्ता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तर्कपूर्ण उपयोग करता है, परंतु जिन लक्ष्यों का वह चुनाव करता है वह समाज के विशिष्ट मूल्यों पर आधारित होते हैं। जैसे किसी डूबते हुए जहाज के साथ उसका कप्तान स्वयं में डूब जाने का निर्णय करता है। तो इन्होंने कहा मूल्यांकनात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होते हैं जिनका निर्धारण समाज के मूल्यों के आधार पर घटित होता है। जैसे कोई मूल्यों के लिए अपने सामाजिक मूल्यों के लिए कोई व्यक्ति का जो है जहाज डूबते हुए जहाज के साथ स्वयं जो कप्तान होता है वह डूब जाता है तो वह मूल्यांकनात्मक क्रियाएं अर्थात सामाजिक मूल्यों से प्रभावित क्रियाएं होती हैं। उसी तरह किसी सैनिक का सीमा पर जो है अपना शहीद हो जाना भी मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाएगा। उसकी यह क्रिया भी एक विशिष्ट मूल्य से संबंध है। ऐसा इसलिए है कि जहाज छोड़कर भाग जाने से लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। इस तरह से व्यक्ति की वे समस्त क्रियाएं जो नैतिक, धार्मिक, आदर्शात्मक आधारों पर की जाती हैं वे इस श्रेणी में आती हैं। तो वेबर कहते हैं जो भी क्रियाएं नैतिकता के आधार पर देखी जाती हैं, धार्मिक आधार पर या आदर्श मूल्यों के आधार पर की जाती हैं तो वह सभी मूल्यांकनात्मक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार की क्रिया जो है भावनात्मक क्रिया है। भावनात्मक क्रिया जो प्रेम, दया, सहानुभूति, क्रोध, घृणा आदि से तत्काल प्रभावित होकर की जाती है। जैसे माँ द्वारा अपने बच्चों को क्रोधित होकर चाटा मारना एक भावनात्मक क्रिया का उदाहरण है। इस तरह की क्रियाओं में आवेग तत्व प्रमुख होता है कि आवेग में आकर कोई व्यक्ति क्रिया कर देता है या कहीं भी झगड़ा मार होता है तो व्यक्ति आवेग में आकर तत्काल वहाँ पर मर्डर कर दिया। तो यह सब जो है भावनात्मक क्रियाओं के परिवेश में होने से घटित क्रियाओं को भावनात्मक रूप से देखा जाता है जो कि प्रेम, दया, सहानुभूति, क्रोध, घृणा आदि से संबंधित क्रियाएं होती हैं। आगे कहते हैं परंपरागत क्रियाएं।
परंपरागत क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिनका संबंध परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि से होता है। इस तरह की क्रियाओं में तार्किकता का अभाव होता है और ऐसी क्रियाएं केवल परंपराओं के निर्वहन हेतु की जाती हैं, जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना इस तरह की क्रियाओं का उदाहरण है। इनके अलावा कुल देवी देवताओं की पूजा करना, त्योहार मनाना, यह सब जो है परंपराओं गत क्रियाओं की श्रेणी में रखे जाएंगे। वेबर का कहना है कि सामाजिक क्रियाओं के उपरोक्त प्रकार आदर्श प्रारूप या मॉडल हैं जो अपने शुद्ध रूप से व्यवहारिक जगत में प्रायः नहीं पाए जाते हैं, परंतु व्यवहारिक जगत की सभी क्रियाओं को इनमें से किसी न किसी कोटि में अवश्य शामिल किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा समाज में घटित होने वाली सभी घटनाएं को हम इन 4 प्रकार की क्रियाओं के साथ जोड़ सकते हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं किसी न किसी क्रिया के साथ जुड़ी हुई हैं। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के उपरोक्त आदर्श प्रारूप को समाजशास्त्री सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि क्रिया का वर्गीकरण समाज में क्रियाओं के अमूर्तीकरण का उच्चतम स्तर है, जिसका उपयोग सुविधापूर्वक या आणविक अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि समाज में घटित होने वाले क्रियाओं को हम अनुभव के आधार पर या अपनी सुविधा के अनुसार पर इन 4 प्रकार की कैटेगरी में से रख सकते हैं। यह सामाजिक यथार्थ को व्यापक रूप से समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायक है। तीसरा यह है समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसकी प्रकृति के निर्धारण हेतु एक व्याख्यात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में समाजशास्त्र को सहायक है। तो इन्होंने क्रियाओं कहा कि यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं और उसकी व्याख्यात्मक विज्ञान के रूप में स्थापना करने में सहायक होते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो वेबर के इस सिद्धांत या विचार की कई आलोचनाएं भी की गई। जैसे वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कर्ता के दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है। ऐसी स्थिति में सामाजिक क्रिया वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाना कठिन है। तो आलोचक कहते हैं कि इन्होंने कर्ता की दृष्टिकोण को प्रमुखता देकर व्यक्तिनिष्ठता कर दी है, जिस कारण सामाजिक क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना कठिन है। साथ ही वेबर द्वारा बताए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को स्पष्ट करना और वस्तुनिष्ठ पक्ष की उपेक्षा करना ही सामाजिक क्रिया की अवधारणा की एकांकी बना देता है। एक तरह उन्होंने व्यक्ति के अर्थ में संदर्भ में ही क्रिया को समझने की बात कही है और वस्तुनिष्ठ पक्ष की उपेक्षा कर दी है, जो कि इस अवधारणा की एक नकारात्मक पक्ष को दिखाता है। इस संदर्भ में डेविड ली हावर्ड नीवार्ड ने वेबर पर पद्धति शास्त्री व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया है और कहा कि वेबर ने व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारण में समाज की अन्य शक्तियों की उपेक्षा की है, उसके व्यक्तिक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। तो डेविड ली और हावर्ड नीवार्ड ने कहा कि जो है वेबर बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी हैं। उन्होंने केवल और केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत पक्षों पर अत्यधिक बल दिया है। कोहेन तथा मर्टन का मानना है कि वेबर की सामाजिक क्रिया का यह विचार सूक्ष्म समाज तक ही सीमित है और बृहद समाजशास्त्र के संदर्भ में समाजशास्त्री विश्लेषण कर पाने में असमर्थ है। तो मर्टन और कोहेन मानते हैं कि जो वेबर की सामाजिक क्रिया है एक सूक्ष्म समाजशास्त्र तक ही सीमित है, इसे बृहद समाजशास्त्र में लाना या उसके आधार पर विश्लेषण कर पाना असमर्थता देखा जाता है। आलोचकों के अनुसार वेबर ने सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण को जिस तरह से समझाया है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की मूलभूत अभिव्यक्तियां तर्क, संवेग, भावना या आदत 3 प्रकार की होती हैं। अतः सामाजिक क्रियाओं की भी वास्तविकता की व्याख्या हेतु 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप होने चाहिए, जबकि वेबर ने 4 प्रकार के आदर्श प्रारूप में रखा है। इन्होंने कहा जो वेबर है तर्क, संवेग और भावनात्मक
प्रकार की क्रियाओं की ही चर्चा की जानी चाहिए, न कि परंपरागत क्रिया को इन्होंने फालतू में ही दे दिया है। अर्थात ऐसा आलोचक मानते हैं कि ये 4 प्रकार के आदर्श प्रारूप या 4 प्रकार की क्रियाओं की जो चर्चा करते हैं उन्हें केवल 3 ही आधार पर देना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण समाजशास्त्री विश्लेषण महत्वपूर्ण पक्ष है, परंतु वेबर का सामाजिक क्रिया का यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को दर्शाने में सक्षम नहीं है। तो आलोचक कहते हैं कि जो वेबर का है वह जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति को दिखाने चाहते हैं, अर्थात इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की इनकी क्रियाओं के द्वारा चर्चा नहीं की गई है। उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित तौर पर वेबर के विचारों में निहित कुछ एक कमी को दर्शाती हैं, परंतु केवल इन आलोचनाओं के बल पर वेबर के इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुर्खीम का कहना है कि क्रिया करते समय कर्ता को सामाजिक नियमों का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात कर्ता ही क्रिया सामाजिक नियमों एवं सामाजिक तथ्यों द्वारा निर्धारित होती है। तो दुर्खीम कहते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं वो समाज के नियमों, प्रतिमानों और मूल्यों से प्रभावित होती हैं, जिसका उस व्यक्ति को पहले से ही ज्ञान होता है। उपयोगितावादियों का मानना है कि कर्ता की क्रियाएं अधिकतम सुख प्राप्ति की दिशा में संगठित होती है। तो उपयोगवादिता मानते हैं कि अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रियाएं करता है। वेबर ने अपने सामाजिक क्रिया के विश्लेषण में उपरोक्त मान्यताओं से असहमति व्यक्त करते हुए दुर्खीम के विपरीत कहा। तो जहां दुर्खीम बात करते हैं कि व्यक्ति की क्रियाएं समाज के द्वारा निर्धारित होती हैं, वहीं वेबर ने इसका विपरीत कहा कि कर्ता एक तार्किक प्राणी है और अतः यह किसी उद्दीपन पर केवल सीधी प्रतिक्रिया नहीं देता है, बल्कि वह उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है, तब यह प्रतिक्रिया देता है। तो वेबर कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल वैसे ही क्रिया नहीं कर देता है, वह किसी क्रिया करने के लिए उसका अच्छा बुरा सही गलत सोचता है, उसके बाद उस क्रिया पर प्रतिक्रिया देता है, विश्लेषण के बाद ही। साथ ही क्रिया के पीछे कुछ संवेगात्मक पक्ष भी प्रबल अभिप्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। वेबर कहते हैं कुछ संवेगात्मक या बल होते हैं, उत्प्रेरक बल होते हैं, जो कि व्यक्ति के शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। वहीं उपयोगितावादियों का खंडन करते हुए वेबर ने कहा कि कर्ता केवल सुख प्राप्ति के हेतु क्रियाएं नहीं करता, बल्कि सामाजिक मूल्य अर्थात मूल्यांकनात्मक क्रियाओं भी उस क्रिया को प्रभावित करती हैं। तो केवल इन्होंने कहा केवल व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही क्रियाएं नहीं करता, कुछ मूल्यों से भी प्रभावित क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी कप्तान का जहाज के साथ डूब जाना कोई उसके लिए उपयोगी तथ्य नहीं है, अर्थात वह क्रिया केवल उपयोगितावाद के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता, वह समाज के मूल्यों से प्रभावित होने वाली क्रिया है। साथ ही कुछ क्रियाएं वह इसलिए भी करता है कि परंपरा में ऐसा होता आया है, अर्थात भावनात्मक पक्षों से जुड़कर कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जिसे को इन्होंने कहा है। इस तरह कई तत्वों के प्रभाव होता है, जिसके बारे में सामाजिक क्रियाओं के आदर्श प्रारूप द्वारा व्याख्यात्मक समझ की जा सकती है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं उनके पीछे कई तरह के तथ्य शामिल होते हैं या आदर्श प्रारूप होते हैं, जिन्हें हम व्याख्यात्मक समझ के आधार पर समझ सकते हैं। इस तरह वेबर के इस विश्लेषण के माध्यम से जहां समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करके समाजशास्त्र को विकास की एक नया आयाम प्रदान करते हैं, अर्थात इन्होंने विषय वस्तु के रूप में सामाजिक क्रिया को विश्लेषण किया है। वहीं सामाजिक क्रिया को विश्लेषण करते हुए इन्होंने यह दृष्टिकोण शामिल किया कि जो प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं के विपरीत इन्होंने समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में स्थापित करके समाजशास्त्री परिक्षेत्र को भी विस्तृत करते हैं। तो वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, अर्थात व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का उन्हें पिता माना जाता है। इससे पहले जो थे वह उद्विकासवाद, प्रत्यक्षवाद आदि की आधार पर जो है समाजशास्त्र को अध्ययन करते थे, लेकिन वेबर ने एक नया आयाम प्रदान किया जिसे हम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र या डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वेबर का यह सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाजशास्त्र को एक सामान्य सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करने में महत्वपूर्ण
है, जो एक तरफ पार्सन्स के क्रियात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में तो दूसरी तरफ घटना क्रिया विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान के उपागमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है। अर्थात वेबर ने सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक अवधारणा को देखकर पार्सन्स के सामाजिक क्रिया को एक दृष्टिकोण प्रदान किया। वहीं उससे संबंधित कई तरह की आधार बनकर घटना क्रिया विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया विज्ञान, लोक विधि विज्ञान जैसे अनेक उपागम जो है सामाजिक क्रिया या वेबर के व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को आधार बनाकर विकसित की जाने वाली उपागम हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली अवधारणा इनकी है जो है आदर्श प्रारूप की है, जो कि आपको अगले सेशन या अगले वीडियो में मिलेगी।